100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। यह दुनिया इसलिए खूबसूरत है कि चारों तरफ दिखने वाले छोटे छोटे निजी हितों और चिंताओं के दायरे में सिमटे लोगों के साथ चलने वाले समाज में अक्सर ऐसा भी कोई उठ खड़ा होता है जो अपनी जिंदगी को समाज और संसार के कल्याण के लिए झोंक देता है। सुंदर लाल बहुगुणा एक उसी प्रकृति के शख्स थे उन जिन्होंने अमूमन हर बार ठीक वक्त पर दुनिया के भविष्य के लिहाज से असली मसलों की पहचान की और उनके हल के लिए अपनी सीमा में सब कुछ किया। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जिस उम्र में किसी बच्चे के पढ़ने लिखने या खेलने कूदने से उसका परिवार और समाज खुश होता है, उस दौर में उन्होंने राजनीति की दुनिया में अपने कदम रख दिए। उत्तराखंड के टिहरी में 9 जनवरी 1927 को जन्मे सुंदर लाल बहुगुणा ने महज 13 साल की उम्र में गांधी जी की प्रेरणा से यह तय कर लिया कि कैसे अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश और समाज की समस्याओं का हल करना है। उनकी खास बात यह थी कि उन्होंने मनुष्य और समाज की समस्याओं की असली जड़ों की पहचान की, खास तौर पर समाज के कमजोर तबकों और पर्यावरण के सवाल पर, जहां बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ने इन सवालों को चुनौती की तरह लिया। अपनी राजनीतिक सक्रियता के शुरुआती दौर में ही उन्होंने दलितों से भेदभाव से लेकर शराब की संस्कृति के खिलाफ मोर्चा खोला, बालिकाओं को शिक्षा दिलाने के लिए ठोस दखल दिया। संभवतः अपने मूल लक्ष्यों की ओर बढ़ने के रास्ते में राजनीति उन्हें अपने अनुकूल नहीं लग रही थी, इसलिए बाद में उन्होंने खुद को समाज और पर्यावरण के सवालों से जूझने के लिए समर्पित कर दिया। 1970 के दशक में उन्होंने पेड़ बचाने के लिए जिस अभियान की शुरुआत की थी उसकी अहमियत से आज दुनिया वाकिफ है। यह वही दौर था जब एक तरफ प्रदूषण बढ़ने को लेकर चिंता जताई जा रही थी और दूसरी ओर पेड़ों को काटे जाने का खेल भी चल रहा था। सुंदर लाल बहुगुणा ने इसका तीखा विरोध किया, लेकिन उनके विरोध का जो तरीका था वह आज इतिहास में दर्ज एक सुनहरा अध्याय बन चुका है। पेड़ों को बचाने के लिए शुरू हुए चिपको आंदोलन को उन्होंने जो विस्तार दिया या हिमालय के रक्षक के तौर पर 5000 किलोमीटर की पदयात्रा की, वह पर्यावरण के क्षेत्र में उनके अप्रतिम योगदान का उदाहरण है। विकास के नाम पर टिहरी जैसे बांधों के खतरों को लेकर उन्होंने अपने आंदोलन के दौरान जिस तरह की चेतावनियां दी थीं, वे पहाड़ी इलाकों में होने वाली हर उथल पुथल के वक्त अपना महत्व बताती रही हैं। यों गांधी जी की प्रेरणा से खुद को खड़ा करने वाले व्यक्ति की स्वाभाविक बनावट और बुनावट को बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के समझा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी व्यक्तिगत चिंताओं की चार दीवारी से बाहर निकल चुका होता है और उसके फिक्र में संसार का हित शामिल होता है। इस लिहाज से देखें तो सुंदर लाल बहुगुणा ने
अपने आसपास की बदलती आबो हवा और भावी दुनिया में पड़ने वाले उसके असर के मद्देनज़र अपने जीवन का जो संघर्ष चुना, वह बेशक उन्हें महान शख्सियतों की श्रेणी में ला खड़ा करता है। धरती, पहाड़ और पर्यावरण का जीवन बचाने की उनकी लड़ाई के पीछे दरअसल मनुष्य को बचाने की ही भूख थी। उन्होंने धरती की पुकार सहित कई किताबें लिखी थीं और उन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए कई बेहद अहम पुरस्कारों से नवाजा गया। मगर जब व्यक्ति खुद को दुनिया के हित के लिए अर्पित कर देता है, तब वह शायद सभी पुरस्कारों से श्रेष्ठ हो जाता है। गांवों में महामारी से हालात बिगड़ रहे हैं। शहरों के बाद गांवों में संक्रमण फैलना ज़्यादा चिंता की बात है। ग्रामीण इलाकों में देश की 2/3 आबादी रहती है। यह देश का वह इलाका है जहां बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर लगभग कुछ नहीं है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा किनारे जिस बड़ी संख्या में दफन और बहते शव मिले, उससे पता चलता है कि गांवों में महामारी से किस तरह लोग मर रहे हैं। अगर ये मौतें महामारी से नहीं हो रही तो सवाल है कि फिर कैसे इतने लोग मरे। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। महामारी से निपटने में सरकारों की लाचारी उजागर हो चुकी है, वरना इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह कहने को क्यों मजबूर होना पड़ता कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं। जाहिर है बड़ी अदालतों की हालात पर नज़र है, सरकारों के कामकाज की संस्कृति और आम जन के प्रति लापरवाह रवैये की हकीकत भी मालूम है। ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में कमोबेश एक जैसे हालात हैं। बहरहाल कुछ भी हो, अब केंद्र और राज्यों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण इलाकों में संक्रमण को फैलने से रोकने की है। गांवों में महामारी से निपटने को लेकर प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों, जिलाधिकारियों और चिकित्सा कर्मियों से बात की। जाहिर है अब केंद्र सरकार भी हालात को लेकर चिंतित तो है ही। अभी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि गांव-गांव तक चिकित्सा कर्मियों की पहुंच ही नहीं है। ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधा अधूरा ढांचा तो है, लेकिन महामारी से निपटने की सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं हैं। बेशक यह इंतजाम रातों रात संभव नहीं हो पाता। महामारी को आए पूरा 1 साल से ज़्यादा हो गया है। अगर सरकारों का ध्यान गांवों पर भी होता तो 1 साल का वक्त कम नहीं था। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को कसा है। ऐसा नहीं है कि अभी भी गांवों में चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना कोई मुश्किल काम है, लेकिन इसके लिए जो इच्छा शक्ति सरकारों में दिखनी चाहिए, उसका अभाव है। प्रधानमंत्री ने तो गांवों में भी टेलीमेडिसिन सेवा पहुंचाने पर जोर दिया है। इसमें संदेह नहीं कि अगर गांवों और तहसीलों में टेलीमेडिसिन सेवा का पुख्ता नेटवर्क बन जाए तो संक्रमण से निपटना आसान हो जाएगा। लेकिन यह हो कैसे, यह बड़ा सवाल है। होना होता तो अब तक राज्यों ने कोई तो पहल की होती।
गांवों में महामारी के फैलाव को रोकने के लिए एक साथ कई मोर्चे खोलने की दरकार है। स्टॉप।